Hi everyone, welcome to NEET PG series. I hope you all are doing well. This is Adesh from LearnoHub, the free learning platform जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन का कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को, जहां पर हम सबसे पहले बिगिन करेंगे विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन. तो बच्चों, अपने पिछले सेशन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, को डिटेल में स्टडी किया था. अब आपको पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके लेवल पे आप जानते हैं किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का बाय फॉर्मिंग द यूरिन. तो यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के लेवल पे कैसे होता है, नाउ वील बी डिस्कसिंग इट. ओके, सो देखिए, यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ना बच्चों, वो 3 स्टेप्स में आकर करती है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दैट मीन्स ये नाम ही बता रहा है, ग्लोमेरुलस के लेवल पे आपको फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, और इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बुलाते हैं. ठीक है. देन द सेकंड स्टेप वुड बी द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. दैट मीन्स यहां पर कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट. तो भाई, जो भी फिल्ट्रेशन हुआ उसमें कुछ काम के सब्सटेंसेस भी आ सकते हैं, तो उन काम के सब्सटेंसेस को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इनटू द ब्लड. एंड थर्डली, आपको जो स्टेप देखने को मिलेगा दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी कि जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है आपके नेफ्रॉन का, रीनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन, उसमें आपको सिक्रीशन देखने को मिलेगा कुछ सब्सटेंसेस का, जो कि ब्लड में फिल्टर आउट नहीं हो पाए थे. ओके, तो यहां पर आप इस डायग्रामेटिक व्यू से समझ सकते हैं द एंटायर 3 स्टेप्स ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन. तो देखिए, यहां पर आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में आपको नेफ्रॉन दिखाया गया है, और यहां पर आपको ये एफरेंट आर्टीरियोल दिखाई जा रही है, जो कि क्या कर रही है, ब्लड को कैरी करके लेकर आ रही है फ्रॉम द रीनल आर्टरी. ठीक है. अब देखिए, एफरेंट आर्टीरियोल यहां पर ग्लोमेरुलस फॉर्म करता है बाय द ब्रांचिंग ऑफ, है ना. तो यहां पर ब्रांचिंग ऑफ हो गई है ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल, और फॉर्मेशन हुआ कैपिलरीज का, कॉल्ड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ठीक है. एंड फर्दर यही कैपिलरीज जो है वो फर्दर रीजॉइन करती हैं टू फॉर्म द एफरेंट आर्टीरियोल. ठीक है. तो देखो, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है आपका, that is glomerular filtration का, वो अकर ही क्यों करता है. The reason for this is the fact कि एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के जो डायमीटर हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. दैट मीन्स जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इफरेंट आर्टीरियोल. इसीलिए जब ब्लड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द इफरेंट आर्टीरियोल फ्रॉम द ग्लोमेरुलर्स, ओके, तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर जनरेट होने की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है आपके ब्लड का, और वो जो फिल्ट्रेट है जाकर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड केस में क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेप में, तो देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, जो कि यहां पर डिनोट की गई हुई है. सेकेंड स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन. अब देखो, जो भी फिल्टर होके यहां पर फिल्ट्रेट आया हुआ है, दिस फिल्ट्रेट विल पास थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल, है ना. अब पीसीटी, डीसीटी वगैरह से ये पास करेगा. तो उस बीच में देखिए, जो भी फिल्ट्रेट यहां आया है ना, उसमें हो सकता है बहुत सारे काम की चीजें भी फिल्ट्रेट में फिल्टर हो गई हो, तो वो तो यूरिन फॉर्मेशन में नहीं रिलीज की जाएगी ना, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम. इसीलिए यहां पर सराउंडिंग जो कैपिलरीज आपको देखने को मिलती थी बाय द ब्रांचिंग ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, उनमें वो सब्सटेंसेस वापस से क्या हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है, फ्रॉम द फिल्ट्रेट. वाइल कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होंगे जो कि यहां पर फिल्टर आउट नहीं हो पाए होंगे इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और वो जाके इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में अभी भी फ्लोट कर रहे होंगे इन द ब्लड. तो ऐसे सब्सटेंसेस को वापस से हमें कहां डालना है, इनटू द फिल्ट्रेट, ताकि वो जाके फाइनली यूरिन के कॉम्पोजिशन में अकोमोडेट हो जाए. तो इसीलिए यहां पर जो थर्ड स्टेप आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. सो आई होप द ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर. आइए अब हम एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को स्टडी करते हैं इन डिटेल. तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बुलाते हैं. तो बच्चों, जैसा कि नाम बता रहा है, ग्लोमेरुलस के लेवल पे आपको जो ब्लड का फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा एट द नेफ्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेसिकली एक ऐसी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है जो कि नॉन सेलेक्टिव है. दैट
मीन्स यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होगा वो फिल्ट्रेशन जो है वो बेस्ड होगा ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। तो यहां पर फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन साइज एंड नॉट ऑन द इंपॉर्टेंस, दैट इज व्हाई इट इज नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। ओके, और ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये आपको अकर करती हुई नजर आएगी अक्रॉस दी मैल्फिजियन बॉडी। तो याद है आप सभी को मैल्फिजियन बॉडी क्या होती थी बच्चों? मैल्फिजियन बॉडी वाज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, याद है? देखिए ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का टफ्ट, ओके, एंड द बोमेन्स कैप्सूल। तो दिस इज योर ग्लोमेरुलस और ये आपका बोमेन्स कैप्सूल। सो इन दोनों से मिलके क्या बनती है आपकी मैल्फिजियन बॉडी। तो मैल्फिजियन बॉडी के अक्रॉस ये आपको प्रोसेस आकर करती हुई नजर आती है, ठीक है? ओके, और ये आकर करती है अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। तो फिल्ट्रेशन भाई कैसे आकर करेगा? उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज द ट्रिमेंडस प्रेशर, जो कि यहां पर आकर कर रहा है। भाई ऐसा क्यों है कि ग्लोमेरुलस के लेवल पे एक ट्रिमेंडस प्रेशर आकर करेगा? द रीजन फॉर द फैक्ट इज कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है ऑफ द एफरेंट एंड द इफरेंट आर्टीरियोल। देखो एफरेंट आर्टीरियोल वो है जो ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, और इफरेंट आर्टीरियोल वो है जो कि ब्लड को लेकर जा रही है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, राइट? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका जो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर है दैट इज ग्रेटर देन द इफरेंट आर्टीरियोल। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब तक ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस की तरफ आ रहा था तब तक उसके पास इनफ स्पेस थी, है ना, टू फ्लो। बट जैसे ही वो ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल की तरफ जाएगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस तो क्या होगा? वहां पर स्पेस कम है बिकॉज डायमीटर यहां पर आपको कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपको पता है जब ब्लड को इनफ स्पेस नहीं मिलेगी टू फ्लो तो ग्लोमेरुलस पे आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप जानते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी से मिलकर बना है। अब कैपिलरीज जो हैं उनकी वॉल्स होती हैं परमिएबल, तो इसका मतलब यहाँ पर उस हाई प्रेशर के चलते सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर गोइंग टू बी फिल्टर्ड आउट, ठीक है? और उसी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बुलाते हैं, राइट? ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वुड बी कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो भाई आपको पता है मैल्फिजियन बॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो किन किन सब्सटेंसेस बेसिकली हम कह सकते हैं किन किन मेम्ब्रेन्स को एक सब्सटेंस को क्रॉस करना होगा टू गेट इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, वो हमें कहलाती हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से फॉर्म होती हुई नजर आएगी। तो आपको पता है सबसे पहले तो आपको या ब्लड को फिल्टर करना है तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी की वॉल है उसको सबसे पहले क्रॉस करना होगा। तो यहाँ पर वी हैव टू इमेजिन कि ये है आपके ग्लोमेरुलस की कैपिलरी की वॉल। आप जानते हैं कोई भी कैपिलरी होगी वो हमेशा एक सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनती है। तो यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि फ्लैट सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि सिंगल लेयर में अरेंज्ड है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बट मैंने आपको बताया था जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनकी परमिएबिलिटी बॉडी की किसी और कैपिलरी से ज़्यादा होती है। द रीज़न फॉर दिस फैक्ट इज क्योंकि यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, जिसकी वजह से इनके बीच में ना आपको ऐसे कुछ फेनेस्ट्रा यानी कि पोर्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं दे आर फेनेस्ट्रेटेड बिकॉज वहां पर आपको कुछ जाली देखने को मिलती है, राइट? तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द स्पेस कॉल्ड फेनेस्ट्रा, ठीक है? सो ये जो स्पेसेस हैं दे आर गोइंग टू अलाउ द फिल्ट्रेशन टू अकर। ओके, अब आपको पता है कोई भी एपिथेलियल सेल की लेयर हो, यहाँ पर तो एंडोथेलियम है ना, तो वो भी एक एपिथेलियल सेल की लेयर है, बट जो भी एपिथेलियल सेल की लेयर होती है दे ऑलवेज रेस्ट अपॉन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यू विल फाइंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है भाई? आपके एंडोथेलियम की। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ओके, अब आपको पता है जो आपका ग्लोमेरुलस है वो बोमेन्स कैप्सूल की इनर लाइनिंग यानी कि इनर वॉल से क्लोजली कांटेक्ट में है, बिकॉज आपको पता है ना बोमेन्स कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी एक आउटर वॉल भी है, जैसे कि यहां देखने को मिल रही है, ये आउटर वॉल है, और एक इनर वॉल भी है। और इनर वॉल के जो सेल्स थे दे वर
स्पेशल सेल्स विच वी कॉल दी पोडोसाइट्स। तो यहां पर आपको अगेन पोडोसाइट्स की लेयर देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये आपके पोडोसाइट्स नजर आ रहे हैं, द सेल्स ऑफ योर इनर लाइनिंग ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। आई होप दिस मच इज क्लियर। और इनके बीच में भी ना आपको ऐसी स्पेसेस नजर आ रही हैं, यू सी दीज स्पेसेस, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स और दी स्लिट पोर्ट्स। ठीक है, अभी हम इनको और डिटेल में भी समझेंगे। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से कंपोज है, यानी कि 3 लेयर्स को क्रॉस करना होगा आपके फिल्टर्ड सब्सटेंसेस को टू गेट इनटू द बोमेन्स कैप्सूल्स लूमेन। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, देन उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्डली द पोडोसाइट्स और द सेल्स ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें मिलेंगी आपको, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्डली एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। बेसिकली विच वन? इनर लाइनिंग वाले, जो कि कंपोज होते हैं ऑफ द पोडोसाइट्स। ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो देखो यहां पर आपके बोमेन्स कैप्सूल और आपके ग्लोमेरुलस यानी कि मैल्फिजन बॉडी का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा गया है। तो देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर आपको बोमेन्स कैप्सूल के इनर लाइनिंग के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो दीज आर ऑल योर पोडोसाइट्स। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ना, जिनका कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पिछले ही सेशन में बताया हुआ है, जहां पर आपको बताया गया है कि पोडोसाइट्स में आपको कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी देखने को मिलती हैं। देख रहे हो ना, ऐसी कुछ प्रोसेसेस आपको देखने को मिलती हैं, एंड दीज प्रोसेसेस वर कॉल्ड, yes, these were called the pedicel. Okay, तो यानी कि ये जो आपको फुट लाइक एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं ऑफ द पोडोसाइट्स, they are going to help in the filtration process. Okay, और इनके बीच में आपको ये स्लिट्स जो देखने को मिल रही है ना इन पोडोसाइट्स के बीच में, देखिए यहाँ पर आपको जो ये स्पेसेस देखने को मिल रही हैं, these are called the filtration slits. एंड थर्डली आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो ये आपकी कैपिलरी हैं, so these are all the capillary, और कैपिलरी की जो लाइनिंग है जो कि रेड कलर से यहाँ पर दिखाई जा रही है, these are the endothelial cells, और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में आपको ये स्पेस देखने को मिल रही है ना, जो ये स्पेस क्या है? these are all the fenestra. ठीक है, ओके। और एक और चीज, इन दोनों ही चीजों के बीच में यानी कि आपके पोडोसाइट और आपके एंडोथेलियम लेयर के बीच में ये ब्लू कलर की आपको एक लेयर देखने को मिल रही है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स हैं जिनको क्रॉस करना होगा आपके फिल्टर्ड सब्सटेंसेस को, ताकि वो बोमेन्स कैप्सूल के लूमेन में एंटर कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो यहां पर हम एक तरह से ना एक और तरीके से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसा एक्चुअली आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का। तो देखो यहां पर हमने बोमेन्स कैप्सूल का ये एरिया है, देखिए यहां पर ये पर्टिकुलर जो सेल्स आपको देखने को मिले ना येलो कलर के, दीज आर द पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स की खासियत क्या थी बच्चों? मैंने बताया था इनमें आपको प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, फुट लाइक प्रोसेसेस जो कि एक्सटेंड कर रही हैं, ओके, और वो कवर करके रखती हैं आपके कैपिलरीज को। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पोडोसाइट का ये सेक्शनल व्यू आपको कट करके और दिखाऊं तो आप देखोगे यहां पर ये बड़ा सा जो आपको एक सेल देखने को मिल रहा है ना विथ मेनी प्रोसेसेस। तो देखो यहां पर ये जो सेल है इसकी आपको कितनी सारी प्रोसेसेस देखने को मिल रही हैं, लाइक दिस, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है दिस इज अ पोडोसाइट, द सेल ऑफ योर इनर लाइनिंग ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर ये एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज अ पोडोसाइट, फाइन। अब देखो ये जो पोडोसाइट है वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? ये भी देखो यहां पर बीच में जो ब्लू कलर की आपको लेयर देखने को मिल रही है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, और सबसे इनर लाइनिंग में आपको पता है ये कैपिलरीज को कवर कर रहा है ना, कैपिलरीज की सबसे इनर लाइनिंग क्या है? दी एंडोथेलियम। और वो एंडोथेलियम देखो फेनेस्ट्रेटेड नजर आ रही है, तो फेनेस्ट्रेशन यानी कि पोर्स नजर आ रहे हैं ऑन दी ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स। देखो आपको ये जाली जैसा नजर आ रहा है ना, तो यहां पर जो एंडोथेलियम के लेयर है दैट इज फेनेस्ट्रेटेड, देखो कैसे जाली या पोर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्डली आप देखोगे यहां पर इन प्रोसेसेस यानी कि इन प्रोसेसेस को बेसिकली बच्चों हम बुलाते हैं पेडिसल। तो देखो यहाँ पर जो 2 आपके पोडोसाइट्स हैं उनकी प्रोसेसेस ना आपस में इस तरीके से इंटरडिजिटेटेड होती हैं, तो इनके बीच में जो स्पेसेस खाली होती हैं ना दोज आर कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो यहाँ पर देखो अगर ये एक प्रोसेस है दूसरी प्रोसेस ये है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस आपको नजर आ रही हैं दीज आर कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो आपको ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स नजर आ रही हैं इन बिटवीन द प्रोसेसेस ऑफ योर पोडोसाइट्स। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। और यहां पर ना बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसे एक पोडोसाइट नजर आता है वो दिखाया जा रहा है। तो आई होप ये विजुअल ओवरव्यू आपको अंदाजा देगा कि कैसे एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होती है बाय द वेरियस लेयर्स।
ओके, नाउ विल सी कि भाई यहाँ पर एक्चुअली में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या क्या फिल्टर होता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे इनटू द लुमेन ऑफ द मोमेंट्स कैप्सूल, बट यहाँ पर प्रोटीन्स बाहर नहीं आते हैं अलॉन्ग विद द आरबीसीज। तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को हम मान लेते हैं, ठीक है, जो कि 3 लेयर से मिलकर बनी थी, वही 3 लेयर जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ देखो ये आपकी सपोज कैपिलरी है ग्लोमेरुलस की, ओके, और यहाँ पर बाहर की जो स्पेस है दिस इज द लुमेन ऑफ योर बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो इन पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, इसका मतलब वो बाहर नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली आपको यहाँ पर जो आपके ब्लड सेल हैं, द रेड ब्लड सेल्स, वो भी फिल्टर आउट नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा का, बेसिकली जो फिल्टर्ड आपके सल्यूट्स हैं, आयंस हैं, दे आर गोइंग टू ऑल डिफ्यूज आउट, बट यहाँ पर क्या नहीं बाहर आएगा, लार्ज प्रोटीन्स एंड द रेड ब्लड सेल्स। इस बात को याद रखिएगा। और जो फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है आफ्टर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो फिल्ट्रेट यहाँ बाहर आएगा ना इस स्पेस में, ओके, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द glomerular filtrate. So the filtrate is called glomerular filtrate. और एक important term regarding the glomerular filtrate is glomerular filtration rate. क्या होता है भाई ये glomerular filtration rate? क्या बताएगा? बेसिकली ये बताएगा कि कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है बाय द किडनीज पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है इन दी किडनीज, दैट इज GFR। तो GFR जो है बच्चों एक हेल्दी पर्सन में 125 ml होता है पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। इसका मतलब एक दिन में कितना, दैट मीन्स अराउंड 180 लीटर्स पर डे, ओके। बट अगर 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होगा किडनी में एक दिन में, बट एक्चुअली हमें पता है कि एक नॉर्मल जो एवरेज इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल, वो अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट करता है इन 1 डे। तो इसका मतलब बाकी का फिल्ट्रेट कहाँ गया, वो तो यूरिन फॉर्म में ना, यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यूरिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। इसका मतलब वो बाकी का जितना भी फिल्ट्रेट था दैट वॉज अराउंड 99%, क्योंकि 180 लीटर्स में से ओनली 1 लीटर ही आप समझ सकते हो, या फिर 1.5 लीटर जो है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हुआ। बाकी का क्या, वो बाकी का जो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट है वो वापस से ब्लड कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो बच्चों बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की। भाई सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को पहले से समझ लो कि जैसा कि मैंने बताया पिछला जो स्टेप था दैट वाज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वहां पर जो फिल्ट्रेशन हुआ था दैट वाज नॉन सिलेक्टिव। मतलब जो भी सब्सटेंस फिल्टर हुए थे दोज वर नॉट फिल्टर्ड बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, बल्कि वो सिर्फ साइज के बेस पे फिल्टर हुए थे। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड से काम के सब्सटेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी बॉडी के लिए वो भी फिल्टर हो गए हों, और हमारी बॉडी तो ऐसे सब्सटेंसेस को लूज करना अफोर्ड कर नहीं सकती। तो ऐसे में इन सब्सटेंसेस का वापस से ब्लड में रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो सब्सटेंसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि वही सब्सटेंसेस का यहां पर रीअब्सॉर्प्शन होगा जो कि बॉडी लूज नहीं कर सकती। इसीलिए इस प्रोसेस को सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोला गया, क्योंकि ये सिलेक्टेड सब्सटेंसेस जो कि इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रीअब्सॉर्ब करेगी बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। तो जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है बच्चों, ये अकर करती है एट द रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में भी किन किन पार्ट्स में, देखिए रीनल ट्यूब्यूल्स में भी ये आपके पीसीटी, आपका हेनलेज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, सभी में आपको आकर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ओके, तो एक्चुअली जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स है, देखो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स यानी कि रीनल ट्यूब्यूल के जो एपिथेलियम है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर अब्सॉर्ब करती हुई नजर आती है या फिर रीअब्सॉर्ब करती हुई नजर आती है सब्सटेंसेस, ईदर एक्टिवली या फिर पैसिवली। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस का अब्सॉर्प्शन हो रहा है वापस से, वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। अब मुझे बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव मतलब जो कि एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ हो रहा हो, पैसिव मतलब जिसके लिए आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर की कोई जरूरत नहीं है। तो जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है वो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन
कब शो करेगी? जब उसको रीअब्सॉर्ब करना होगा ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सो ऑन। तो ऐसे सब्सटेंसेस के रीअब्सॉर्प्शन के लिए एनर्जी हैज टू बी स्पेंट। तो इसका मतलब यहां पर आपको कुछ पंप्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि एटीपी का इस्तेमाल करके पंप करते हैं आयंस को अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तभी एनर्जी एक्सपेंडिचर यहां पर देखने को मिलेगा। वाइल जो दूसरा टाइप का रीअब्सॉर्प्शन है दैट इज पैसिव रीअब्सॉर्प्शन, जिसमें कि मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आकर करता हुआ नजर आएगा। तो आप बोलेंगे यूरिया तो हमारी बॉडी का वेस्ट है, उसको तो एलिमिनेट होना था, ये आपकी बॉडी में वापस से रीअब्सॉर्ब क्यों होगा? एक्चुअली कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया आपके किडनी में रिटेन किया जाता है टू मेंटेन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पर ना कुछ हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि आपकी यूरिन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो जाए, इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के अंदर रिटेन रहता है एंड फॉर दैट पर्पज उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है पैसिवली। सो आप देख रहे हो कि ये अगर सपोज आपके रीनल ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स हैं, तो दीज आर दी एपिथेलियल सेल्स, ये आपके अंदर की लूमेन है ऑफ द ट्यूब्यूल और बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये आपकी पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं जो कि सराउंड करती थी आपके ट्यूब्यूल्स को। तो ऐसे में यहां पर सब्सटेंसेस का सीधा सीधा आपको मूवमेंट नजर आएगा। ठीक है, तो वेरियस सब्सटेंसेस किस किस पार्ट में रीअब्सॉर्ब होते हैं ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल वील ट्राई टू टेक अप नेक्स्ट। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होते हैं, नाउ वील बी फोकसिंग आवर अटेंशन टू। तो देखिए सबसे पहला जो पोर्शन हम फोकस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द पीसीटी। ठीक है, जो कि है द proximal convoluted tubule। The reason why we call it proximal is the fact कि ये Bowman's capsule से बहुत closely situated या associated नजर आएगा and convoluted because it is highly coiled। ठीक है, तो यहां पर किन किन सब्सटेंसेस का आपको रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा? तो देखो बच्चों, यहां पर जो आपके एसेंशियल बॉडी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट 99 to 100% ये पूरे के पूरे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द पीसीटी इटसेल्फ। तो यानी कि यहां पर क्या क्या अब्सॉर्ब हो रहा है वापस से? देखो यहां पर आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, वाइल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के, जिनमें कि आपको पता है आयंस आएंगे मोस्टली, तो 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें आपका प्रिंसिपल कैटायन सोडियम होगा और प्रिंसिपल एनायन क्लोराइड होगा, वो भी यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपको सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ओके, अगेन यहां पर रीअब्सॉर्ब होते हुए नजर आएंगे। इन फैक्ट द बाइकार्बोनेट आयंस ऑल्सो गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी इटसेल्फ। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो भी यहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल इनटू द पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। और पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में क्या फ्लो कर रहा था? ऑब्वियसली द ब्लड। तो इसका मतलब यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ये सारे काम के सब्सटेंस जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। और देखो यहां से इमेजिन करना बच्चों, ये जो सल्यूट्स हैं अगर ये वापस रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें सल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा ना, तो इसका मतलब जो फिल्ट्रेट है अपॉन ग्रेजुअल रीअब्सॉर्प्शन वो और ज्यादा हाइपोटोनिक होता जाएगा, मतलब उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इजंट इट? तो ऐसे में क्या होगा? जैसे जैसे आयंस मूव करेंगे उसके पीछे पीछे यानी कि सल्यूट के पीछे पीछे क्या मूव करेगा? वाटर मूव करेगा ना, क्योंकि यहां पर आपकी जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं उनमें हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होती जाएगी जैसे जैसे सल्यूट्स का रीअब्सॉर्प्शन होता जाएगा। और यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हाइपोटोनिक, और आपको पता है वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक रीजन, तो इसका मतलब वाटर जो है वो पैसिवली फ्लो करके यहां से आपके ऑब्वियसली पीसीटी से आपके पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यानी कि वाटर का भी आपको यहां पर रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा, दैट टू पैसिवली। ठीक है, ओके, एंड रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू सोडियम का जो यहां पर अब्सॉर्प्शन होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है, दैट इज एक्टिव। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड जो हैं वो पूरी तरह से यहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे पीसीटी में, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स आर गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक। और उनको फॉलो कौन करेगा? ऑब्वियसली वाटर, एंड दैट टू पैसिवली। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट
डेवलप हो रहा है ना, एक तरफ हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप हो रही है, एक तरफ हाइपरटोनिक, तो वाटर का ऑब्वियसली मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मतलब जितना आपका सल्यूट बाहर जाएगा फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल और दी पीसीटी, उतना ही वाटर भी जा रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस ये देखने को मिलेगा इन दी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कोई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जितना आयन बाहर गया या सल्यूट बाहर गया उतना तो वाटर भी चला गया। तो इसका मतलब आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है पासिंग थ्रू द पीसीटी, इट विल बी आइसोऑस्मोटिक, है ना। तो यानी कि उसका कोई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पीसीटी में आकर करती है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, दैट इज कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक रीअब्जॉर्प्शन। अब एक चीज जो मैं आपको यहीं पर बता दूं, एक्चुअली जो ब्लड आपकी रीनल आर्टरी से आ रहा है इनटू द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियल, और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, इन सभी में ब्लड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो यहां पर ब्लड के बारे में, जो कि आपकी बॉडी का फ्लूइड है ना, तो बॉडी फ्लूइड्स में वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लड। तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 300 मिली ऑस्मोल सल्यूट जो है वो डिजोल्व हैं आपके ब्लड में। ओके, सो इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब जो भी यहां पर फिल्ट्रेट बाहर आया होगा ब्लड के ही कॉन्सेंट्रेशन का होगा ना, तो यहां पर आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उसका भी जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही है। तो यहां पर जो फिल्ट्रेट एंटर किया था ये भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। और जैसे ही ये आगे मूव कर रहा है थ्रू द पीसीटी, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आयंस एंड वाटर दोनों का ही सेम प्रपोर्शन में ही रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। तो इसका मतलब जो आपका फिल्ट्रेट लीव करेगा पीसीटी को टू एंटर इनटू द लूप ऑफ हेनले, वो भी आइसोऑस्मोटिक ही होगा। दैट मींस उसका भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगा जो कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ पीसीटी में था। तो इसका मतलब यहां पर भी 300 था, एंड आफ्टर दिस मच ऑफ रीअब्जॉर्प्शन आल्सो, जो फिल्ट्रेट डाउन द लूप ऑफ हेनले मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ओनली। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। तो ये वाला जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है दैट इज आइसोऑस्मोटिक। ठीक है, ओके। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज योर लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का भी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये वाला जो लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में एक खासियत मैंने आपको पहले ही बताई थी, दैट इट इज परमिएबल टू ओनली वाटर। तो यहां से केवल पानी बाहर आ सकता है, याद है। और ये जो है इट इज इम्परमिएबल टू सल्यूट्स। तो सल्यूट्स के लिए ये इम्परमिएबल है एक्सेप्ट वन सल्यूट, दैट इज यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूरिया जो है वो यहां पर क्रॉस कर सकता है टू एंटर इनटू द हेनलेस लूप, बट नॉट योर अदर सल्यूट्स। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। दैट मीन्स यहां से जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करेगा, दैट मीन्स यहां पर वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा बाय दी डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डाउन जाएगा दी डिसेंडिंग लूप, इसका मतलब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी निकलता जाएगा। तो इसका मतलब डाउन दी लूप ऑफ हेनले आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक होता जाएगा। इसका मतलब वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा व्हेन इट मूव्स डाउन दी डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हेनलेस लूप, दैट इज इट्स असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो लिम्ब है आपका वो ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट को लेकर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी खासियत क्या है। जो असेंडिंग लिम्ब होता है हेनले लूप का, वो परमिएबल होता है टू ओनली आयंस। और आयंस भी कौन कौन से? रिमेंबर, दीज आर गोइंग टू बी योर सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस इजीली यहां से क्रॉस कर सकते हैं। कहां से?
फ्रॉम योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो यहां से ये आयंस जो है, हम जिनको सिंपली सल्यूट्स कह सकते हैं, तो सल्यूट जो है वो यहां से कहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वापस से ब्लड कैपिलरी में, पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में, और यहां पर क्या होने वाला है, सल्यूट का मूवमेंट। तो देखो नीचे जाते जाते आपने देखा था डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर जा रहा था और सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, बट ऊपर आते आते फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब अब सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, बिकॉज वो बाहर एक्टिवली पंप आउट हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जाता है ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, इसका मतलब वो और डाइल्यूट होता जाता है। इसीलिए याद रखना बच्चों, जो आपके लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब, और ये वाला जो लिम्ब है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, इससे आपका जो यूरिन है या फिर आप कह सकते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो और ज़्यादा डाइल्यूट होता जाता है। इसीलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप को हम लोग डाइल्यूटिंग लिम्ब भी बुलाते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप। तो असेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल टू आयंस, फाइन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द DCT, distal convoluted tubule, that means it is at a distance from the Bowman's capsule, ठीक है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये भी है, और इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर बच्चों रीअब्जॉर्प्शन तो होता है, बट रीअब्जॉर्प्शन ना यहाँ पर कंडीशनल है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ही आपको रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आकर करती हुई नजर आती है। सो द DCT इज गोइंग टू शो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। तो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स के सिक्रीशन पे ही आपको यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला, आपको अगर यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखना है तो दैट इज गोइंग टू बी अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड ADH। अब ये जो ADH है, ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं बच्चों, इसे हम वासोप्रेसिन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम वासोप्रेसिन भी बुलाते हैं, और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है सिक्रीट करती है। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है, दिस हार्मोन इज गोइंग टू हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द DCT, ठीक है। इनफैक्ट ये कलेक्टिंग डक्ट पे भी एक्ट करता है। सो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ओनली ADH, इसलिए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। ऐसे ही नहीं होगा हमेशा, जब जब ये हार्मोन प्रेजेंट होगा तब तब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पर सोडियम आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन, जो कि आपका कॉर्टिकल जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, उसका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो रिलीज करता है। सो इट इज एन एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हार्मोन सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा इन द DCT, एंड यहाँ पर इवन कैल्शियम आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है, दैट टू अंडर द इफेक्ट ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन, जो कि रिलीज करती हैं हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पैराथॉर्मोन रिलीज करेंगी, जो कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनिशिएट करती है इन द DCT। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको रीअब्जॉर्ब होती नजर आएंगी, देखो बच्चों। तो यहाँ पर आपको सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन, वाटर रीअब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ADH, ठीक है। और इवन यहां पर आपको किसका रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, कैल्शियम का भी अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो आई होप DCT में जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर नेफ्रॉन आर दी कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स ये आप जानते हैं, ये स्ट्रेट ट्यूबुलर डक्ट्स है। तो ये जो डक्ट्स है बच्चों, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ही देखने को मिलेगा, और वही तीनों सब्सटेंसेस का, वही तीनों हार्मोन्स के अंडर में, ठीक है। तो दैट इज वाटर, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस, इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। वाटर का किसके प्रेजेंस में, वासोप्रेसिन या फिर ADH, सोडियम का एल्डोस्टेरॉन एंड कैल्शियम का पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स है बच्चों, दीज आर इवन permeable to small amount of urea in the medullary interstitium to maintain the osmolarity। देखो बच्चों, एक चीज समझना, जो आपके कलेक्टिंग डक्ट का डीपर हिस्सा है, जो कि मेड्यूला में डीप डाउन जा रहा है, यहाँ पर ना आपको कुछ चैनल देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ इस यूरिन
जो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से पास कर रही है ना, उससे यूरिया को पंप आउट करेंगे इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, यानी कि मेड्यूला में जो बीच की स्पेस खाली पड़ी है ना, वहां पर ये इसको वापस सिक्रीट कर देते हैं। तो यहां पर आपको कलेक्टिंग डक्ट के डीपर पार्ट्स में, यानी कि मेड्यूला वाले पार्ट्स में आपको यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है ना बच्चों, वहां पर यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेड्यूला का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई मेंटेन किया जाता है। और वो कैसे मेंटेन हो सकता है? उसको हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन तभी कराई जा सकती है जब वहां पर सल्यूट्स प्रेजेंट हो। तो बेसिकली जो किडनी का मेड्यूलर रीजन है वहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन की जाती है प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ टू सब्सटेंसेस, वन इज सोडियम क्लोराइड एंड द अदर इज यूरिया। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और यूरिया दोनों का ही प्रेजेंस होना इन द इंटरस्टिशियम इज इंपॉर्टेंट। और यूरिया कैसे यहां पर प्रेजेंट होगा? दैट इज बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट के जो मेड्यूलरी पार्ट है उसमें आपको यूरिया का पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे यूरिया तो एक वेस्ट है, इट हैड टू बी रिमूव्ड। तो यस, यूरिया जो है वो आपका काफ़ी हद तक बाहर रिमूव भी हो जाता है, बट सम अमाउंट ऑफ इट हैज़ टू बी केप्ट इन द किडनी। ओके, तो किडनी उसको रिटेन करके रखती है जस्ट टू मेंटेन दैट हाइपर ऑस्मोलैरिटी और द हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर नेफ्रॉन। आई होप दैट इज क्लियर। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो भाई ट्यूबुलर सिक्रीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हियर इटसेल्फ। देखो बच्चों, तुम्हें पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी थे जो कि फिल्टर आउट हो गए थे, जो कि हमारी बॉडी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसमें कि आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट थे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, है ना, बैक इनटू द ब्लड। बट हो सकता है ना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे वो सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल थे वो फिल्टर आउट ही नहीं हुए, है ना। हो भी तो सकता है कि वो बोमन्स कैप्सूल में एंटर ही नहीं करे, इसका मतलब वो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट ही नहीं बने। और अगर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट नहीं बने, इसका मतलब वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट भी नहीं होंगे, इज़न्ट इट? तो ऐसे में अनदर जो आपके लिए ना एक रिक्वायरमेंट अराइज होती है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ब्लड में अभी भी फ्लोट कर रहे हैं, जो कि हार्मफुल हैं, उनको वापस से सिक्रीट किया जाए बैक इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। इसके लिए हमारी जो थर्ड प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन कम्स इनटू प्ले। तो देखो यहाँ पर जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वहाँ पर सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस, ये सभी के सभी आपके रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर दिए जाते हैं बाय द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, बिकॉज इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली वहाँ पर पीएच जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक कंडीशन में आप जानते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाती हैं, राइट। सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फेटल। एंड थर्डली आपको पता है जो अमोनियम आयन्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में, आपको पता है अमोनियम आयन बहुत टॉक्सिक है, तो ऐसे में इट नीड्स अर्जेंट रिमूवल, वो हमारे ब्लड में फ्लोट करता नहीं रह सकता, राइट, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो ऐसे में इन सब्सटेंसेस का हमें रिमूवल करवाना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ पीएच मेंटेनेंस ऑल्सो, क्योंकि हमें पीएच भी मेंटेन करना है ब्लड का। आपको पता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल पे आपका जो ब्लड का पीएच है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन, राइट। तो ऐसे में वो 7.4 का पीएच रखता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, दैट इज हार्मफुल। तो ऐसे में टू मेंटेन द पीएच एज वेल एज आपके इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी जो एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन है उनको भी सिक्रीट कर दिया जाता है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ओके। और आप जानते हो अमोनियम आयन तो वेस्ट है ही, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो ऐसे में इन सब्सटेंसेस का वापस से आपको सिक्रीशन देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ट्यूबुलर सिक्रीशन, बिकॉज ये सब्सटेंसेस ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। फाइन, ओके। तो ये आपको अकर करता हुआ नजर आएगा इन द पीसीटी, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो जो आपका पीसीटी वाला पोर्शन है, यहां पर से भी सब्सटेंसेस लाइक योर कौन कौन से सब्सटेंस से? पोटेशियम, राइट, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन, these are all secreted back from the peritubular capillaries into the PCT, ठीक है, to make them the part of your glomerular filtrate. Similarly DCT में भी यही चीजें होंगी, यही तीनों substances जो हैं वो वापस से
सिक्रीट कर दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर भी आप देखोगे एट द कलेक्टिंग डक्ट लेवल ऑल्सो ये सब्सटेंसेस जो हैं दे आर गोइंग टू बी सिक्रीटेड बैक। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं इनका सिक्रीशन बैक इंपॉर्टेंट है जस्ट टू मेंटेन द पीएच एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, इसीलिए ट्यूबुलर सिक्रीशन कम्स इनटू प्ले। सो आई होप द बेसिक 3 स्टेप्स ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फाइनली जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस आपको फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा, दैट वुड बी कॉल्ड यूरिन। तो जब तक आपका जो फिल्ट्रेट है वो मूव कर रहा था थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल अंटिल द एंड ऑफ द डीसीटी, तब तक उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही बुलाते हैं। वो यूरिन तभी कहलाता है जब फाइनली वो डीसीटी से एंटर कर जाता है इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। सो आई होप द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। एंड आई नो बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सो वील ट्राई टू फिगर इट आउट कि भाई ये आखिरकार ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है बाय ब्रेकिंग द टॉपिक इनटू सब पार्ट्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक मैकेनिज्म रेगुलेट करता है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज आपको याद रखना है बच्चों, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि मैमल्स जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉट ओनली मैमल्स, बर्ड्स ऑल्सो ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यानी कि जो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, जिसमें ज़्यादा वाटर लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, बिकॉज ऐसे एनिमल्स जो हैं दे आर टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा वाटर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है, दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाय कंजर्विंग मोर एंड मोर वाटर इन देयर किडनीज। ठीक है, तो किडनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ओके। सो भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वो बेसिकली अराइज क्यों करता है, उसके पीछे क्या कारण है? द रीजन फॉर दिस पर्पस इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ हाइपर ऑस्मोलर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। बड़ा ही भारी भरकम नाम है ना बच्चों, समझने की कोशिश करो। हाइपर ऑस्मोलर मतलब हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता हुआ मेड्युलरी इंटरस्टिशियम, मतलब मेड्युला का वो रीजन जहां पर आपको हाइपरटोनिक कंडीशन देखने को मिल रही है। और याद है मैंने आपको पिछली ही स्लाइड्स में बताया है कि मेड्युला में हाइपरटोनिक कंडीशन कौन मेंटेन करता है? दैट इज सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद यूरिया। तो सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया का आपको इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है एट द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम, और वो क्या मेंटेन करेगा? हाई ऑस्मोलैरिटी या फिर हाइपरटोनिक कंडीशन, जिसकी वजह से मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड ताकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ओके। सो भाई इस पर्टिकुलर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में हाइपरटोनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो सिग्निफिकेंट रोल दो स्ट्रक्चर्स प्ले करते हैं दे आर हेनलेज लूप एंड द वासा रेक्टा। तो देखो बच्चों आपको पता है, याद है ना, हेनलेज लूप क्या था? वो टिपिकल हेयर पिन यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि ट्यूबुलर पार्ट है, जो कि स्टार्ट कर रहा था फ्रॉम द पीसीटी, एंड कर रहा है इनटू द डीसीटी। तो ये जो आपको यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दिस इज द हेनलेज लूप, जिसमें आपका फिल्ट्रेट मूव करता है। कौन सा फिल्ट्रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, वाइल जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा क्या थी? वासा रेक्टा बेसिकली आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की एक कैपिलरी का हिस्सा है जो कि यू शेप्ड है और वो पैरेलल रन कर रहा है टू योर हेनलेज लूप। ठीक है, सो दिस इज अवर वासा रेक्टा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आपने एक चीज नोट की होगी, जो आपका हेनलेज लूप है और जो वासा रेक्टा है बोथ आर यू शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो अगर ये दोनों के दोनों यू शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, तो अगर ये दोनों इस तरीके से यू शेप्ड स्ट्रक्चर हैं तो एक लिम्ब इनका डिसेंडिंग लिम्ब है और एक लिम्ब असेंडिंग लिम्ब है। तो इसका मतलब दोनों ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जब भी फ्लूइड्स का मूवमेंट होगा तो दोनों ही लिम्ब्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस बात को याद रखना है, इसीलिए दोनों ही स्ट्रक्चर्स में जो फ्लो ऑफ देयर फ्लूइड है वो काउंटर करंट कहलाता है। दैट मीन्स द करंट of the fluid which is flowing inside these two limbs are going to be in opposite direction and we call it counter current. ठीक है, so the flow of fluids in both the limbs of the Henle's loop and the vasa recta are in the opposite direction. ठीक है, तो काउंटर वर्ड क्यों आया? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, यहाँ पर फ्लूइड का जो मूवमेंट है दैट इज करंट, वो वाला करंट की बात हो रही है। तो वो जो करंट है यानी कि फ्लूइड का जो करंट है या मूवमेंट है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन बोथ द लिम्स ऑफ द हेनलेज लूप एंड द वासा रेक्टा, वी कॉल इट काउंटर करंट। ठीक है, सो दे बोथ फॉर्म
काउंटर करंट। अब देखो दो टाइप के काउंटर करंट आपको मूव करते हुए नजर आते हैं इन दी किडनीज, या दो तरीके के आपको काउंटर करंट ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। तो पहला जो काउंटर करंट है वी कॉल इट काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जो कि फॉर्म करता है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो यहां पर जो हेनलेज लूप है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी द काउंटर करंट एक्सचेंजर, जो कि यहां पर फॉर्म करता हुआ नजर आएगा आपका वासा रेक्टा। ठीक है, तो आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों ही टाइप के मैकेनिज्म्स को जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं किडनी के अंदर। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिनमें हम एक एक टॉपिक को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले विल बी टेकिंग अप द काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स और द काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, जो कि परफॉर्म करते हैं द हेनलेज लूप। ठीक है, तो बच्चों हेनलेज लूप क्या है आप जानते हो, ये एक ट्यूबुलर पोर्शन है जो कि हेयर पिन शेप्ड है, यू शेप्ड आपको देखने को मिलता है, इजंट इट, जिसका एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। अब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब में क्या फ्लो करता है, ऑब्वियसली द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहां पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, एक असेंडिंग लिम्ब में और एक डिसेंडिंग लिम्ब में। इसका मतलब यहां पर आपको काउंटर करंट फ्लो देखने को मिल रहा है, इजंट इट, क्योंकि काउंटर करंट बताता है दी ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो। ठीक है, तो यहां पर जो काउंटर करंट फ्लो है ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू द टू लिम्ब्स ऑफ द हेनलेज लूप, ये रीजन है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब देखो ये कंफ्यूज हो गए आप यहां पर, ध्यान से समझते हैं इसको। काउंटर करंट क्यों बोला, बिकॉज यहां पर फ्लो ऑफ द फ्लूइड दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द टू लिम्ब्स। ठीक है, वाइल मल्टीप्लायर क्यों बोला, क्योंकि ये जो ऑपोजिट फ्लो है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट हाइपरटोनिक कंडीशन इन द मेड्यूला। जैसे जैसे आप बाहर आउटर मेड्यूला से इनर मेड्यूला की तरफ बढ़ोगे ना, आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम many times increase कर रहा है, folds multiply हो रहा है, and that is going to be responsible because of this counter current flow। तो बच्चों अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, इमेजिन करो ये है आपका कॉर्टेक्स रीजन, सो दिस इज अवर कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेड्यूला। तो आपको पता है कॉर्टेक्स में आपके नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स यहां पर प्रेजेंट होते थे, दोज वर योर मैल्फिजन बॉडी, जिसमें आपका बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आता था, पीसीटी डीसीटी आपका सब कॉर्टेक्स में लाया करता था। बट जो आपका हेनलेज लूप है वो मेड्यूला में डिप डाउन करता है, इजंट इट और नॉट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना बच्चों, यहां पर कॉर्टेक्स में जो स्पेस प्रेजेंट है वो स्पेस में आपको 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन ही देखने को मिलेगा, जो कि सेम होता है एज दैट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है या कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। ठीक है, बट जैसे जैसे आप मेड्यूला की तरफ बढ़ोगे, आप मान सकते हो कि यहां पर एक आउटर मेड्यूला वाला रीजन है, जिसको कि मैं चलो ऐसे डॉटेड दिखा देता हूं। ये आउटर मेड्यूला है, दिस इज आउटर मेड्यूला एंड दिस इज इनर मेड्यूला। तो जैसे जैसे आप आउटर मेड्यूला से इनर मेड्यूला की तरफ मूव करते हो फ्रॉम द कॉर्टेक्स, तो आप देखोगे जो मेडुलरी कॉन्सेंट्रेशन है इंटरस्टिशियम का वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग। तो यहां से वो बढ़ के 600, देन 900 एंड फाइनली 1200, दैट मीन्स अराउंड 4 टाइम्स तक बढ़ गया है। तो ये जो इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन है या फिर मल्टीप्लाइड कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी है ऑफ द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम, ये बेसिकली अराइज हो रही है ड्यू टू दी काउंटर करंट फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अक्रॉस द टू लिम्ब्स ऑफ योर हेनलेज लूप। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और ये भाई आखिरकार ये जो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम का जो इंक्रीमेंट है आपको देखने को मिल रहा है वो आकर क्यों हो रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, आपको इनिशियली ऐसे समझना है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है आपके हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में, तो दिस इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में कहाँ से आएगा, फ्रॉम द पीसीटी ना। तो पीसीटी से जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, वो 300 ही होगी। द रीजन फॉर दिस फैक्ट इज, आपको पता है सबसे पहले हुआ था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड फिल्टर हुआ। ठीक है, वहां पर ब्लड के कॉम्पोनेंट्स जो है वो बाहर आ गए, उसकी ऑस्मोलैरिटी सेम एज दैट ऑफ ब्लड थी, दैट वाज 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। ठीक है ना। अब पीसीटी में क्या हुआ था,
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी मैंने आपको बताया था वो आइसोऑस्मोटिक है, मतलब जितना सल्यूट बाहर जाएगा उतना ही वाटर भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन आया था आपके पीसीटी में वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यानी कि पीसीटी में भी आपको 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर का ही कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ फाइनली ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर का है वो एंटर करेगा इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब। इमेजिन करते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये पूरा का पूरा जो एनलेज लूप है वो इसी 300 मिली ऑस्मॉल वाले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ही फिल्ड अप है, और बाहर जो इंटरस्टिशियम की स्पेस है ना, ये जो बाहर की स्पेस खाली पड़ी है, यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, मतलब यहाँ की भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 300 है। तो क्या आपको इस हेनलेज लूप और इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी में ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है? क्या कोई ऑस्मोटिक डिफरेंस है? क्या कोई ग्रेडियंट है? नहीं ना, क्योंकि दोनों ही तरफ आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है। तो क्या कोई नेट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा सल्यूट का या फिर वाटर का? नहीं ना, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। इजंट इट और नॉट? ठीक है। नाउ वील ट्राई टू बिगिन कि कैसे आखिरकार ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट को कंसिडर करना है, जो असेंडिंग लिम्ब होता है हेनलेज लूप का, वहाँ पर ना आपको कुछ ऐसे आयन पंप्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करने वाले हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट आयंस को, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड को बाहर पंप कर देते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का इस्तेमाल करके आयंस को ये बाहर पंप कर देंगे, कहाँ पर? इनटू द इंटरस्टिशियम। तो इमेजिन करो बच्चों, यहाँ पर क्योंकि आपको पता भी है जो असेंडिंग लिम्ब होती है आपके हेनलेज लूप की, दैट इज परमिएबल टू आयंस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पंप्स प्रेजेंट हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, ये इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से आयंस को पंप करेंगे आउटसाइड, ठीक है। जैसे ही आयंस बाहर जाएंगे तो इसका मतलब आपका बाहर इंटरस्टिशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पर सल्यूट्स बाहर आ गए ना बच्चों। सल्यूट अगर ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स बाहर की कंडीशन जो है वो हाइपरटोनिक होने लगेगी। इसका मतलब इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन 300 पे मेंटेन था इंटरस्टिशियम का, अब वो 400 हो गया, लेट अस इमेजिन, ठीक है। और सिंस यहाँ से 100 का जो आपको डिफरेंस देखने को मिला है, वो आयन जो है वो कहाँ से आए? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बाहर आए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको जो ऑस्मोलैरिटी है ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो असेंडिंग लिम्ब में डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। फ्रॉम 300 इट हैज कम टू 200 नाउ, ठीक है। ओके, तो अभी तक इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन हो गई, ओके, और यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में आपकी क्या मेंटेन हो गई? हाइपोटोनिक कंडीशन, Isn't it or not? तो आप तो जानते ही हैं हमेशा वाटर का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम दी हाइपो टू हाइपर रीजन, बट देयर इज अ ट्विस्ट। आपको पता है जो असेंडिंग लिम्ब है ऑफ दी हेनलेज लूप ये तो इम्परमिएबल है टू वाटर, तो वाटर तो यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता ना। वाटर आएगा नहीं बाहर तो फिर क्या होगा? आपको इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलेगी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, वाइल जो फ्लूइड या फिर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से आगे की तरफ जा रहा है तो वो डीसीटी वो यहाँ पर हाइपोटोनिक देखने को मिलेगा। अब क्या होगा देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है? अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बढ़ा है और जो असेंडिंग लिम्ब में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसका कॉन्सेंट्रेशन घटा है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि असेंडिंग लिम्ब तो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब तो परमिएबल है वाटर के लिए, isn't it? तो यहाँ से तो पानी आ सकता है ना। तो what is going to happen now is जो फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा था वो अपना वाटर यहाँ पर इंटरस्टिशियम में रिलीज करता जाएगा। तो what is going to come out? वाटर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ नजर आया था। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वाटर बाहर क्यों आएगा? वाटर विल कम आउट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो पानी जो है 300 जो मिली ऑस्मॉल वाला आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, उससे पानी निकलता जाएगा एज इट मूव्स डाउन द मेडुला, ठीक है। और जैसे जैसे पानी निकलेगा आप देखोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि दोनों तरफ यानी कि आपके जो हेनलेज लूप है और इंटरस्टिशियम है दोनों में ही सेम ऑस्मोटिक कंडीशन प्रेजेंट ना हो। तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम होने तक ही यहाँ पर फ्लूइड जो है वो यहाँ पर आपको
पानी का मूवमेंट शो करता हुआ नजर आएगा। तो पानी बाहर आता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी फ्लूइड नहीं देखने को मिले। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चलिए अब मान लेते हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसने अपना वाटर लूज कर दिया इंटरस्टिशियम में और उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया टू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज 400। फाइन, ओके। नाउ दिस फ्लूइड जो कि 400 मिली ऑस्मॉल का है, दिस इज गोइंग टू कम नेक्स्ट ओवर हियर इनटू द असेंडिंग लिम्ब। तो इस बार ये जो फ्लूइड आया है 400 मिली ऑस्मॉल वाला, अब वो असेंडिंग लिम्ब में एंटर किया। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको समझनी है, ये वाला जो फ्लूइड आया है 400 मिली ऑस्मॉल का, ये पिछले वाले फ्लूइड यानी कि 300 वाले मिली ऑस्मॉल वाले फ्लूइड से ज़्यादा हाइपरटोनिक है ना। अगर ये हाइपरटोनिक ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पर जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है ना कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको अगेन जो इस बार फ्लूइड ऊपर असेंडिंग लिम्ब में मूव करता हुआ नजर आएगा, इसके पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अगेन असेंडिंग लिम्ब में आपको आयंस को पंप करता हुआ नजर आएगा, दैट टू इन अ ग्रेटर अमाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगेन आप देखोगे जैसे ही ये 400 मिली ऑस्मॉल वाला या ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड आगे मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब में, यहां पर प्रेजेंट आपके जो एक्टिव आयन पंप्स हैं वो आयंस को बाहर रिलीज कर देंगे इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो अब देखो इनिशियली जो आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम 400 मिली ऑस्मॉल पर लीटर पर मेंटेन था, उसका कॉन्सेंट्रेशन आयन के इनवर्ड मूवमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाएगा टू 500। ठीक है, और जो आपका 400 ml या सॉरी मिली ऑस्मॉल वाला जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा टू 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। ठीक है ना इतनी बात, ओके। इस तरीके से आप देखोगे नाउ ये मूवमेंट हो गया। अब देखो अगेन क्या हुआ, जो डिसेंडिंग लिम्ब है और जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उसमें अगेन आपको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ नजर आया, यानी कि यहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन है, यहां हाइपोटोनिक। तो डिसेंडिंग लिम्ब बीइंग परमिएबल टू वाटर क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा। ओके, वाटर लूज करेगा और तब तक लूज करेगा जब तक कि डिसेंडिंग लिम्ब और आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो यहां पर ये जो 400 वाला आपने देखा था मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से असेंडिंग लिम्ब में आयन जो है वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में मूव कर गए, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। नाउ वाटर जो है वो आपके डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा। ठीक है, वाटर का बाहर मूवमेंट हुआ तो अगेन आप देखोगे आपकी जो यूरिन है या फिर आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो अगेन हाइपरटोनिक होता जाएगा तब तक जब तक कि दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ना देखने को मिल जाए। फाइन, इस तरीके से जो स्टेप्स हैं दे आर गोइंग टू बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। और इस तरीके से रिपीटेड स्टेप्स जो आपको देखने को मिलेंगे ना, उसमें आप क्या देखोगे, हर बार जब जब ये मूवमेंट होगा आपको सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ट्रैप्ड नजर आएंगे, जिसको बैलेंस करने के लिए वाटर हर बार फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब एंटर करेगा इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। और आपको हर लेवल पे जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हुआ नजर आता जाएगा, फाइनली जब तक कि वो 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर तक ना पहुंच जाए। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, सो याद रखिएगा जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन 300 से 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर तक इंक्रीज कर गया है। एंड ये कितना हुआ, 4 टाइम्स। इसीलिए भी से कि जो ह्यूमंस हैं या फिर मैमल्स हैं दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो कि up to 4 times more concentrated है than the initial glomerular filtrate entering into the descending limb of the Henle's loop. So I hope कैसे ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। देखो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे हो जो रिटेंशन है आपके सोल्यूट्स का इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम या फिर आप कह सकते हो द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन और काउंटर करंट मल्टीप्लायर। आई होप फर्स्ट जो स्टेप है ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों चलिए बिगिन करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड द काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो बच्चों काउंटर करंट एक्सचेंजर जो है आप जानते हैं दैट इज फॉर्म्ड बाय द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा याद है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की वो सेगमेंट जो कि यू शेप्ड है और पैरेलल रन करता है टू द हेनलेस लूप,
राइट और यहाँ पर सिंस ये कैपिलरी का हिस्सा है तो जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करेगा दैट इज गोइंग टू बी द ब्लड। तो यहाँ पर सिंस आपको दो लिम्स देखने को मिलेंगे, यू शेप स्ट्रक्चर है ना, तो एक डिसेंडिंग लिम्ब होगा, एक असेंडिंग लिम्ब होगा, दोनों में ही जो ब्लड का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज वाई यहाँ पर आपको काउंटर करंट फ्लो देखने को मिलता है ब्लड का। और ये जो काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड है इन द वासा रेक्टा, ये हेल्प करता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। देखो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम की हाइपरटोनिक कंडीशन को जनरेट कौन करता था? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दैट इज द हेनलेज लूप, ठीक है। और उसको मेंटेन कौन करके रखेगा? दैट इज मेंटेन्ड बाय द वासा रेक्टा एज काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो भाई कैसे ये मेंटेन करने वाला है? देखो आपको पता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ दी हेनलेज लूप बार बार आयंस को बाहर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में पंप कर रहा था, जिसकी वजह से मेड्युलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर रहा था या मल्टीप्लाई कर रहा था, इजंट इट और नॉट? तो ये जो आयंस है वो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में अभी भी ऐसे प्रेजेंट है। तो हो सकता है ना कि ये आयंस जो है वो मेड्युलरी रीजन से कॉर्टेक्स रीजन में मूव कर जाए, है ना। इस तरह से हो सकता है कि इनकी वॉशिंग आउट हो जाए फ्रॉम द मेड्युला इनटू द कॉर्टेक्स, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं द वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या करने वाले हैं? आपके मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट आयंस को वापस से नीचे की तरफ ले जाके आपके मेड्युलरी इंटरस्टिशियम के लोअर मोस्ट रीजन यानी कि इनर मोस्ट मेड्युला वाले पोर्शन में छोड़कर आएंगे, ठीक है। तो ये आयंस या बेसिकली आप कह सकते हो सल्यूट और वाटर का एक तरह से मूवमेंट शो करते हुए नजर आते हैं। सो दे आर गोइंग टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम बाय एक्सचेंजिंग वाटर एंड द सल्यूट्स। सो रिमेंबर, देखो हेनलेज लूप में तुमने देखा था बच्चों कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है दैट वाज ओनली परमिएबल टू वाटर, इजंट इट, और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट वाज ओनली परमिएबल टू सल्यूट्स। बट जब बात आती है वासा रेक्टा की, तो ये तो एक कैपिलरी का पोर्शन है ना, तो ये तो फ्रीली परमिएबल होगा टू बोथ वाटर एज वेल एज सल्यूट। ये देखना है, आपको याद रखना है। तो देखो यहां पर दिस इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सल्यूट्स। सो लेट अस ट्राई टू सी कि भाई ये कैसे अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। तो आपको अभी के लिए इतनी चीज समझनी है कि ये इंटरस्टिशियम वाला कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है बच्चों, ठीक है। इंटरस्टिशियम में आपने देखा था जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 से 1200 तक इंक्रीज की, और आपको पता है जो आपका वासा रेक्टा है वो हेनलेज लूप की तरह ही क्या कर रहा है? ऑब्वियसली डिप कर रहा है इनटू द मेड्युला। तो यहाँ पर वो पैरेलल भी रन करता है टू द हेनलेज लूप। तो आपको ऐसे समझना है, मान के चलते हैं ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है, फाइन। और आपको पता है मेड्युला में ऑलरेडी इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है डाउन द मेड्युला वो प्रेजेंट है, फाइन। अब देखो जो ब्लड एंटर करेगा इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है बाहर के सराउंडिंग में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है डाउन द वासा रेक्टा, बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है। अब बाहर अगर हाइपरटोनिक कंडीशन है मतलब सल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, और जो वॉल है आपके वासा रेक्टा की दैट इज फ्रीली परमिएबल। तो जो चीज़ बाहर ज़्यादा अमाउंट में होगी वो बाहर से अंदर एंटर कर जाएगी ना, फ्रॉम हाइपर टू हाइपोटोनिक रीजन, है ना। तो यानी कि यहाँ पर सल्यूट बीइंग मोर इन द इंटरस्टिशियम वो अपने रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इन द ब्लड मूव करेंगे। तो यानी कि सल्यूट का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा इनसाइड द ब्लड, और वो भी किस लिम्ब में? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, ठीक है। और आपको पता है बाहर का जो इंटरस्टिशियम है वो हाइपरटोनिक है, मतलब सल्यूट ज़्यादा और वाटर कम है। तो इसीलिए वाटर अगर कम है तो इसका मतलब ब्लड में वाटर ज़्यादा है, तो ब्लड से वाटर बाहर आ जाएगा लाइक दिस। तो वाटर इज गोइंग टू कम आउट, ठीक है, इनटू द इंटरस्टिशियम, क्योंकि मैंने बताया वासा रेक्टा फ्रीली परमिएबल है। इस बात को अच्छे से याद रखो। नाउ जैसे जैसे फाइनली जो ब्लड है वो आपके यू शेप वाले पोर्शन में पहुंच जाएगा ऑफ द वासा रेक्टा, उसकी ऑस्मोलैरिटी सेम होगी एज दैट ऑफ द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। क्लियर है इस बात का? ओके। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपका असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट होगा किसका? वासा रेक्टा का। नाउ यू सी, जैसे जैसे हम असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम है वो क्या कर रहा है? उसका कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर रही है। तो यानी कि हम प्रोग्रेसिवली हाइपोटोनिक रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक रीजन की तरफ हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक रीजन की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो क्या होने वाला है,
व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अब बाहर की तरफ अगर आप देखोगे हाइपोटोनिक रीजन अगर प्रेजेंट आ रहा है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वहां पर सल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब वाटर जो है वहां से एंटर कर जाएगा और सल्यूट, क्योंकि यहां पर हाइपोटोनिक कंडीशन मेंटेन हो रही है ना ऊपर की तरफ जाने में, तो सल्यूट जो है वो सिंस यहां पर हाइपोटोनिक कंडीशन थी ब्लड में, तो वो अंदर से बाहर आता जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने देखा कि यहां पर जो आयंस हैं उनका और वाटर का आपको एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, बाहर से इंटरस्टिशियम से इनटू द ब्लड और फिर अगेन ब्लड से बाहर इनटू द इंटरस्टिशियम। तो इस तरीके से ये जो काउंटर करंट फ्लो है ब्लड का इन द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा इज एक्सचेंजिंग सल्यूट्स इन वाटर टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो बेसिकली ये जनरेट नहीं करता है हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन या फिर हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बट डेफिनेटली उसको मेंटेन जरूर करता है। सो दिस वाज द रोल ऑफ द काउंटर करंट एक्सचेंजर परफॉर्म्ड बाय द वासा रेक्टा। सो आई होप ये दोनों पार्ट्स जो काउंटर करंट मैकेनिज्म के हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों अब हम क्विकली समराइज करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म थ्रू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू अकर करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दोनों ही कॉम्पोनेंट्स ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म रिप्रेजेंट किए गए हैं, जहां पर दिस इज योर लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज योर वासा रेक्टा। ठीक है, अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका आपको ये डिसेंडिंग लिम्ब देखने को मिल रहा है, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और यहाँ पर ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो देखो काउंटर करंट आपको दिख ही रहा है ना, यहाँ पर दोनों लिम्ब्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, और यहाँ पर भी आपके जो वासा रेक्टा है उसमें भी फ्लूइड का जो फ्लो है दैट इज ब्लड का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर नीचे की तरफ और यहाँ पर ऊपर की तरफ। ठीक है, इनफैक्ट यही काउंटर करंट फ्लो आपको देखो कैसे देखने को मिल रहा है, असेंडिंग लिम्ब में आपको हेनलेस लूप में ऊपर की तरफ और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ। सिमिलरली एक और काउंटर करंट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हेनलेस लूप की डिसेंडिंग लिम्ब और वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ओके, तो देखो हमने इतनी चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ रखी है कि मेड्यूला में आप जैसे जैसे डीपर पार्ट्स ऑफ मेड्यूला में जाते हैं, फ्रॉम द आउटर मेड्यूला इनटू द इनर मेड्यूला, आपको प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो जैसे जैसे हम आउटर मेड्यूला से नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखोगे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, राइट। तो 300 से वो इंक्रीज कर रही है टू अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, नाउ वील ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां देखने को मिलेगी। सो आपको पता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्रॉम दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंटर करेगा इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप। ठीक है, अब ऑस्मोलैरिटी उसकी कितनी थी, 300 ओनली, सेम एज दैट ऑफ द ब्लड। ठीक है, नाउ इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जब भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप, आप जानते हो बाहर जो इंटरस्टिशियम है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है ना, तो मतलब बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन नीचे की तरफ बढ़ती ही चली जा रही है बच्चों। और आपको पता है यहां जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है दिस इज परमिएबल टू वाटर, तो बाहर की हाइपरटोनिक कंडीशन मतलब वहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप इज गोइंग टू कम आउट और नॉट, तो पानी बाहर आता जाएगा टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर ये पानी बाहर आता ही जा रहा है। ठीक है, फाइनली इतना सारा पानी अगर बाहर आता जाएगा फ्रॉम दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो बाय द टाइम वो इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन तक यानी कि यू शेप वाले पोर्शन तक पहुंच पाएगा, आप देखोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाएगा, isn't it? इसीलिए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब कहते हैं, बिकॉज उसमें फ्लो करने वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे नीचे जाते जाते आप देखोगे हाइपरटोनिक होता जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर कंटिन्यूसली बाहर एलिमिनेट होता जाएगा और यहाँ पर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा एज इट प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, फाइनली अब आप देखोगे ये जो यू शेप पोर्शन पे जैसे ही वो आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा एज दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के बारे में आपको एक खासियत पता है बच्चों कि जो असेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू आयंस,
इजंट इट और नॉट? अब देखो, आपको पता है यहाँ पर आने वाला जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अब जैसे ही वो असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, ये तो हाइपरटोनिक हो गया है ना, इसमें तो बहुत सारा सल्यूट है, पानी तो इसका बहुत सारा यहीं पर निकल गया। अब हाइपरटोनिक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ऊपर जाएगा, जैसे ही वो ऊपर जाता है उसमें इतने ज़्यादा सल्यूट प्रेजेंट है दैट यहाँ पर प्रेजेंट जो एक्टिव आयन पंप्स हैं वो क्या करने वाले हैं, इन सल्यूट को बाहर पंप करेंगे एक्टिवली, जिसमें कि आयन्स बाहर आएंगे। तो यहाँ पर ऑल द सल्यूट आर गोइंग टू कम आउट इनटू द इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो इंटरस्टिशियम में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब सल्यूट जो है वो ट्रैप होते जा रहे हैं इंटरस्टिशियम में, ठीक है। ओके, नाउ जैसे ही सल्यूट बाहर आ रहे हैं, आप देखोगे आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा उसमें से सल्यूट कम होते चले जाएंगे, एंड फाइनली उसका जो आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज नजर आएगा, एंड दैट रीचेस टू अराउंड 300 अगेन, जो कि कॉर्टिकल आपके रीजन का ऑस्मोलैरिटी थी। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाता है, उतना ज़्यादा वो डाइल्यूट होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस लिम्ब को हम लोग डाइल्यूटिंग लिम्ब भी बुलाते हैं। सो आई होप द रोल ऑफ योर हेनलेज लूप इज वेरी क्लियर। अब हम देखते हैं द रोल ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। तो आपने देखा ना कि जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेट नीचे गया वो यहाँ पर हाइपरटोनिक होता गया और ऊपर गया हाइपोटोनिक होता गया, बट विद द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि आयंस, उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया इनटू द इंटरस्टिशियम, ताकि मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट जो आगे जा रहा है इट इज कंटेनिंग द वेस्ट ओनली, जो कि एलिमिनेट किया जाएगा एज यूरिन, ठीक है। इसीलिए नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन नाउ इन द इंटरस्टिशियम इज मोर, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करती हुई नजर आ रही है योर वासा रेक्टास डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जा रही है। अब वासा रेक्टा की खासियत क्या है, उसकी जो वॉल्स हैं इट इज परमिएबल टू बोथ वाटर एंड सल्यूट। तो क्या होगा, यहाँ से सल्यूट, सिंस सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंटरस्टिशियम में ज़्यादा है, वो एंटर कर जाएंगे इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन दी वासा रेक्टास डिसेंडिंग लिम्ब। और बाहर की कंडीशन सिर्फ हाइपरटोनिक थी, मतलब सल्यूट ज़्यादा था और वाटर कम था ना, वाटर कम था इसीलिए ब्लड से वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो वाटर इज गोइंग टू कम आउट ओवर हियर इनटू द इंटरस्टिशियम और सल्यूट अंदर आ जाएंगे ब्लड के। बाय द टाइम आपका जो ब्लड है वो ये यू वाले शेप वाले पोर्शन में पहुंचेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के बराबर होगी, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जैसे ही अब वो असेंडिंग लिम्ब में जाएगा बच्चों, असेंडिंग लिम्ब में क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो यहाँ ऑस्मोलैरिटी ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो रही है, मतलब नीचे से ऊपर जाने में हाइपोटोनिक कंडीशन मेंटेन हो रही है। हाइपोटोनिक कंडीशन मतलब ऊपर जाते जाते वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सल्यूट का कम है, इसीलिए आप देखोगे सल्यूट जो है वो वापस से यहाँ इंटरस्टिशियम में ब्लड से बाहर रिलीज करते जाएगा। और वाटर, क्योंकि हाइपोटोनिक कंडीशन बाहर है ना, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर फ्रॉम द इंटरस्टिशियम विल बी एंटरिंग इन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वासा रेक्टा है वो सल्यूट और वाटर के एक्सचेंज से क्या कर रहा है, आपके सल्यूट को वॉशिंग आउट होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हेनलेज लूप जो था वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है बाय ट्रैपिंग द सल्यूट्स इन द इंटरस्टिशियम, और उन सल्यूट का जो वॉशिंग आउट है उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है, वासा रेक्टा। तो बेसिकली उस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है वासा रेक्टा, इसीलिए इट इज दी obviously counter current exchanger. So I hope the counter current mechanism of urine concentration is very clear to all of you. और दिख रहा है ना आपको 300 से 1200 मिली ऑस्मोल तक आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर गई, किसकी, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की। इसका मतलब जो यूरिन है वो अराउंड 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगी दैन दी ओरिजिनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो बच्चों नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूरिन। यूरिन जिसका कि कलर आप जानते हैं, इट इज पेल येलो और लाइट येलो, ओके, एंड इट इज अ वाटरी फ्लूइड। इसमें ज़्यादातर आपको वाटर देखने को मिलता है। पीएच की अगर बात की जाए, इट इज स्लाइटली एसिडिक, मतलब उसका पीएच जो है वो अराउंड आपको 6 देखने को मिलेगा। एंड ओडर जो है बच्चों, इट इज एरोमेटिक, बट ये जो स्मेल है दैट इज फेंट, बट इट बिकम्स अमोनिया लाइक ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, क्यों? देखिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जो यूरिन है उसमें हमारा जो मेन वेस्ट है दैट इज यूरिया, वो डीकम्पोज होता रहता है बाय द बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की वजह से योर यूरिया गेट्स डीकम्पोज्ड इनटू अमोनिया, और वो अमोनिया लाइक स्मेल देने लगता है अपॉन स्टैंडिंग। ठीक है, ओके। बात की जाए वॉल्यूम की, तो ऑन एन एवरेज
एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पर डे। ओके, और एक बात और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, जो कि हमारी बॉडी का मेन वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एक्सक्रीट आउट होता है इन द यूरिन पर डे। सो इस बात को भी आपको याद रखना है। सो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूरिन इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्सचरेशन, जो कि सिंपली एक टर्म है जो कि दिया जाता है टू द एक्ट ऑफ emptying your urinary bladder to release the urine. So the act of voiding the urinary bladder to release out the urine is called the micturition. और ये micturition की जो process है ना बच्चों, it is controlled by a neural mechanism called micturition reflex. ठीक है बच्चों, तो क्या होता है ये micturition reflex और कैसे वर्क करता है, we'll try to simply figure it out. तो देखो बच्चों, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें जाके यूरिन फिल हो रहा है, ठीक है। अगर ये यूरिन ना बच्चों इस यूरिनरी ब्लैडर में हाफ से ज़्यादा फिल हो जाता है, तो आप देखोगे आपका जो ब्लैडर है उसकी वॉल्स ना डायलेट करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, और स्ट्रेचिंग की वजह से इनकी वॉल में प्रेजेंट कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ओके, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं अगर ये एक्टिवेट होंगे सो दे विल सेंड अ सिग्नल, और ये सिग्नल जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो सेंसरी सिग्नल गया है वो एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो स्प्रेड किया जाता है टू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड द स्फिंक्टर मसल। तो ये जाके सबसे पहले तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को कहता है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो यूरिन यहाँ पर फिल थी उस पर प्रेशर जनरेट होगा टू बी एक्सपेल्ड आउट। सिमिलरली आपके ये जो दूसरा मोटर सिग्नल है दैट इज गोइंग टू टेल योर स्फिंक्टर मसल टू रिलैक्स। तो यहां पर स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगी, और अगर स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी तो यूरिन इजीली पास आउट हो जाएगा। तो ये मोस्टली ये जो सिंपल आपको मैकेनिज्म देखने को मिला ना, ये जो रिफ्लेक्स आपको सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे देखने को मिला, दिस इज प्रीडोमिनेंटली एक्टिव इन चिल्ड्रन, इन्फेंट्स के केस में, ओके, बेबीज के केस में, जहां पर उनका अभी तक जो CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फुली मैच्योर नहीं हुआ है, इसीलिए उनके केस में ना ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और द सेंसेशन इज नॉट फेल्ट एज इट्स। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे जैसे चाइल्ड जो है वो ग्रो करता है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मैच्योर होता है, और एक आपको रिफ्लेक्स देखने को मिलता है कनेक्टिंग योर स्पाइनल नर्व टू द ब्रेन, और यहाँ पर एक सेंटर डेवलप हो जाता है इन द पोंटाइन रीजन। तो ये जो सेंटर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड दी पोंटाइन मिक्चरेशन सेंटर, ठीक है। पोंटाइन मिक्चरेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड है, इन दी पॉन्स विरलाई। बच्चों ये जो पॉन्स विरलाई में सिचुएटेड सेंटर है ये कम्युनिकेट करता है विद दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये आपके सेरिब्रम से एक तरह से कम्युनिकेट करता है टू डिसाइड अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द यूरिनेटिंग, राइट। तो अगर टाइम इज सफिशिएंट इनफ कि इस टाइम पर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूरिनेट, तो इस टाइम पर सेरिब्रम जो है वो सिग्नल भेज देगा दैट इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज वो एक इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा इफ इट इज़ इनअप्रोप्रिएट, और वो नेगेटिव सिग्नल जो है जाके आपके इन दो सिग्नल्स को प्रिवेंट करेगा। तो इसका मतलब वो जाके आपके यूरिनरी ब्लैडर को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा और आपकी स्फिंक्टर मसल को भी रिलैक्स नहीं करने देगा अंटिल द टाइम इट इज डिसाइडेड कि भाई ये टाइम इज अप्रोप्रिएट टू यूरिनेट, एंड दैट इज व्हेन मिक्चुरेशन विल टेक प्लेस। सो आई होप मिक्चुरेशन एंड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जो कि आपको अबनॉर्मली प्रेजेंट नजर आएंगे इन द यूरिन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरिन। तो बच्चों यूरिन में जैसा कि आप जानते हैं मोस्टली आपके नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर और आयंस रिमूव होते हुए या एक्सक्रीट होते हुए नजर आते हैं। बट कभी कभी अंडर डिफरेंट कंडीशंस आपको कुछ अदर अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल इन कंडीशन कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। देखो ग्लाइकोसूरिया मतलब देखो ग्लाइको वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द शुगर ग्लूकोज एंड यूरिया इज अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग यूरिन। मतलब अगर यूरिन में आपको ग्लूकोज की प्रेजेंस नजर आती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। When अगर हम देखें नेक्स्ट कंडीशन दैट इज कीटोन यूरिया, यहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज देखने को नजर आएंगी इन द यूरिन। तो इसका मतलब देखो बच्चों
आपको एक चीज़ याद रखनी है, बोथ ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडीज यानी कि बोथ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन द यूरिन आर सिम्टम्स ऑफ पेशेंट जो कि डायबिटीज मेलिटस से सफर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन आपको उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है, ग्लाइकोसूरिया में आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा, कीटोन यूरिया में कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगी। देन वी हैव इज एल्ब्यूमिनूरिया। एल्ब्यूमिनूरिया मतलब यहाँ पर एल्ब्यूमिन्स यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आपको यूरिन में पास आउट नजर आएंगे जो कि नॉर्मली फिल्टर नहीं होते हैं, है ना। ओके, देन वी हैव इज हीमेटूरिया। हीमेटूरिया क्या है बच्चों? हीमा वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ब्लड, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस नजर आती है, दिस एबनॉर्मैलिटी इज कॉल्ड हीमेटूरिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अबनॉर्मल कॉम्पोजिशन में आपको ब्लड सेल्स भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।